जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैं लगातार डेली सुबह के 8 बजे ये क्लास डेली आ रही है, और इस क्लास की सबसे ख़ास बात है कि टीचटी पिचटी से वो टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आपको परेशान करते हैं, उन सभी चीज़ों से लेकर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और लगातार जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और 10:05 पर डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लगातार लेके आ रहे हैं, तो जो आप नहीं देखे हैं जाके ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है, इसके आगे की स्टार्ट करते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि लीनियस ने कुछ बुक पब्लिश की थी। लीनियस ने कुछ स्पेशल बुक के बारे में बताया था, और वो ऐसे कौन से बुक थे जो पब्लिश की गई थी। तो सबसे पहले इनकी अगर हम बुक की बात करें तो इनकी बुक कौन कौन सी है यहाँ पे देखिएगा। बुक नेम कर देते हैं, और नेम राइटर कौन था, ध्यान रखिएगा। राइटर कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इनके ईयर्स की अगर हम बात करें तो ईयर्स को भी नोट करते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहली बुक लीनियस की जो है सिस्टेमा नेचुरेई थी। कौन सी थी? सिस्टेमा नेचुरेई इनकी बुक का नाम था। सिस्टेमा सिस्टेमा नेचुरेई, ये इनकी बुक का नाम था। और इसके जो राइटर हैं कैरोलस लीनियस हैं। कौन है? कैरोलस लीनियस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो बुक सबसे पहले इनकी पब्लिश की गई थी 1735 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लीनियस का सबसे पहली बुक सिस्टेमा नेचुरी कब पब्लिश की गई, तो आपको ये डेट याद रखना है 1735 में। दूसरे बुक की बात कर लेते हैं। दूसरा बुक इनका था स्पेसीज प्लांटेरम, ध्यान रखिएगा। स्पेसीज प्लांटेरम 4 बुक थी। उन चारों के नाम के बारे में और उनके ईयर्स के बारे में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे जो आपके लिए बेहतर ना हो। अगला बुक है स्पेसीज प्लांटेरम। प्लांटेरम स्पीसीज प्लांटेरम को भी कैरोलस लीनियस ने ही लिखा था। कैरोलस लीनियस ने लिखा था। लीनियस ने ही लिखा था। और इनकी जो डेट थी 1753 थी, मतलब ठीक इसका उल्टा था, ठीक है। एक 1735 में आई और दूसरी जो है 1753 में आई। 1753 में जो आई उसका नाम क्या था? स्पीसीज प्लांटेरम था। तीसरी बुक इनकी कौन थी? जेनरम प्लांटेरम, ध्यान रखिएगा। जेनरा प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, ये भी इन्हीं की बुक थी, कैरोलस लीनियस की। और ये 1737 में आई थी। कब आई थी? 1737 में आई थी। और चौथी बुक का नाम ध्यान रखिएगा। चौथी बुक का नाम था फिलोसोफिया बोटैनिका। ध्यान रखिए क्या नाम था इसका? फिलोसोफिया सोफिया बोटैनिका। बोटैनिका, ये इनकी बुक का नाम था। और इसे भी कैरोलस लीनियस ने ही किया था। और ये 1751 में आई थी। कब आई थी? 1751 में आई थी। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इनकी डेट क्या थी। 1735 में पहली आई और फिर 1753 में, ठीक है। और मान लीजिए कि 1737 में आई, फिर 1753 में आई, और फिर उसके बाद जो इनकी लास्ट बुक थी 1751 में पब्लिश की गई थी। और ये सारी बुक किसकी थी? कैरोलस लीनियस की। यहाँ पे आपको देखना है नेचुरेई थी, प्लांटेरम थी, फिर जनरा प्लांटेरम थी, और फिलोसोफिया बोटेनिका थी। ये इनकी कुछ स्पेशल बुक थे जो पूछा गया है, पूछा जा सकता है। तो हम ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं जो आपको लिए हानिकारक हो। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या देख लेते हैं। एरिस्टोटल की बात कर लेते हैं। एरिस्टोटल का क्या योगदान रहा है? एरिस्टोटल ने 384 से 322 BC, ध्यान रखिएगा। BC ये उल्टा चलता है। और इसमें एरिस्टोटल को आप जानते ही हैं कि इन्हें फादर ऑफ
कल मैंने बता दिया था, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया है। क्या कहा गया है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया है। ठीक है, इनका ध्यान रखना है कि फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को दिया गया था। इन्होंने जो सबसे इनकी सबसे एक फेमस बुक का नाम भी याद रख लेना है। इनकी सबसे फेमस बुक कौन सी थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? सॉरी, हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया इनकी बहुत ही अच्छी पॉपुलर बुक रही है जब इन्होंने पब्लिश किया था। तो इस बुक का भी नाम आपको याद रखना है। और इनका सबसे ख़ास बात जो था कि क्लासिफिकेशन में इनका क्या योगदान रहा है, क्लासिफिकेशन में इनका क्या रोल रहा है, ये आपको थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इन्होंने जब एनिमल का क्लासिफिकेशन किया तो एनिमल का क्लासिफिकेशन ये आरबीसी के आधार पर किए थे। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक में आरबीसी तो प्रेजेंट और एक में विदाउट आरबीसी, एक आरबीसी के साथ और दूसरा जो है विदाउट आरबीसी। यहाँ पे लिख सकते हैं विथ आरबीसी, विथ आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेस के आधार पर, या दूसरा जो है विदाउट आरबीसी। ध्यान रखिएगा, विदाउट आरबीसी के आधार पर इन्होंने एनिमल को दो क्लासिफिकेशन में बांटा। और फिर ध्यान रखिएगा, जब इन्होंने आरबीसी के आधार पर किया तो इसमें दो क्लासेस के बारे में इन्होंने डिवाइड किया। एक क्या था? एक क्लास इनकी थी स्पेशल क्लास थी। ध्यान रखिएगा, कलर थोड़ा सा लेते रहेंगे तो कंटेंट थोड़ा सा क्लियर होता रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो लिया था सबसे पहले वीवी पैरस। किसको? वीवी पैरस। वीवी पैरस क्या होते हैं? वो स्पीसीज जो सीधा सीधे बच्चे को देते हैं। क्या देते हैं? बेबी। वीवी का मतलब क्या होता है? जो बीबी से है, और बीबी से क्या आता है? बच्चा आता है। तो आपको ध्यान रखना है वीवी पेरस को हम क्या कहते हैं? जिसमें डायरेक्टली बच्चा आ जाए, मतलब बर्थ टू बर्थ टू यंग वन, बर्थ टू यंग वन आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वीवी पेरस की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप तीन याद रखिएगा, जितने भी मैमल्स वाले वर्ग के हैं, जैसे मैन है, वेल है, अदर मैमल जितने भी आते हैं सब के सब वीवी पेरस में आते हैं। क्यों? क्योंकि सब इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, मैन, वेल, ये क्या है? अदर मैमल्स। अदर जितने भी मैमल्स हैं सब के सब इसी के अंतर्गत आते हैं। वीवी पेरस के बाद एक और स्पेशल कैरेक्टर याद रखिएगा। स्पेशल कैरेक्टर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ओवीवी पैरस के बाद एक और लिख लीजिएगा, ओवी पैरस। ओवी पैरस। ओवी पैरस क्या होते हैं? ओवी पैरस का मतलब होता है कि जो एग लेइंग होते हैं। कैसे होते हैं? एग लेइंग होते हैं, अंडा देने वाले होते हैं। एग लेइंग देने वाले होते हैं जो डायरेक्टली अंडा देंगे, एग का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद उनके बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बॉडी से बाहर होते हैं और वीवी पैरस जो है प्रोसेस, यह शरीर के अंदर ही एम्ब्रियो प्रोसेस के द्वारा या एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के द्वारा ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ओवी पैरस में क्या क्या आते हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके आते हैं रेप्टाइल्स आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, और क्या आएगा आपका? फिशेस आते हैं, फिशेस आते हैं, और आपके एविस आते हैं। क्या आते हैं? एविस आते हैं। ये नोट कर लेना है, कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ना नहीं है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया? आरबीसी के आधार पर किया गया। एक था विथ आरबीसी और दूसरा क्या है? विदाउट आरबीसी है। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना है और नेचर भी याद रखना है। तो ये सबसे खास बात थी इनकी। ठीक है, अच्छा अच्छा, दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विथ आरबीसी के लिए एक टर्म का प्रयोग किया गया था जिसे क्या कहते हैं? एनेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेमा। कलर चेंज कर लें,
कलर चेंज कर लेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विथ आरबीसी होगा तो इसे इनेमा भी कहते हैं, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है। और विदाउट आरबीसी को एनेमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? एनेमा। ठीक है, एनेमा कहा जाता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट है। और विदाउट आरबीसी में कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आइए देख लेते हैं। एनेमा में या विदाउट आरबीसी, विदाउट आरबीसी या जिसे एनीमा है, इसके देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एनीमा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इसमें आते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा आता है। और इस सिफेलोपोडा में मोलस्का आता है। क्या आता है? मोलस्का आता है। ध्यान रखिएगा, मोलस्का आता है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है क्रस्टेशियन। ध्यान रखिएगा, ये पहला है। और इसके बाद जो दूसरा है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन क्रस्टेशियन आते हैं। और इस क्रस्टेशियन में इस क्रस्टेशियन में क्रैब्स आते हैं। क्या आते हैं? क्रैब आता है। CRAB, क्रैब। क्रैब का मतलब केकड़ा होता है। और कौन कौन आते हैं? इंसेक्ट और स्पाइडर। ध्यान रखिएगा, इंसेक्ट और स्पाइडर आते हैं। इंसेक्ट और स्पाइडर आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इनके यही एग्जाम्पल भी हैं और यही इनका कॉन्सेप्ट भी है। और चौथा जो इन्होंने कैटेगरी बनाई थी, मोलस्का। मोलस्का मोलस्का और कौन को बनाया था? इकाइनोडर्मेटा को। और इकाइनोडर्मेटा को इन्होंने बताया था। इकाइनोडर्मेटा को इन्होंने बताया। और इसमें ध्यान रखिएगा मोलस्क और स्टारफिश आते हैं। और कौन कौन आता है? मोलस्का और स्टारफिश आते हैं। और कौन आता है? स्टार फिश आता है। और इसके साथ साथ एक करेक्टर, लास्ट करेक्टर और नोट कर लीजिएगा। लास्ट करेक्टर क्या है? स्पंज और सिलेंट्रेट। स्पंज और सिलेंट्रेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। विदाउट आरबीसी, जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता था, वो कौन से थे? एनीमा थे। और जिसमें ब्लड था उसे इनेमा कहा जाता है। आगे की पॉइंट की तरफ चलते हैं। और अगला जो पॉइंट है, जो आपके टैक्सोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। और इसमें आपको ये याद रखना है कि कोई कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि ओल्ड फैमिली और न्यू फैमिली। ओल्ड फैमिली, यहाँ से इस बार परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। ओल्ड फैमिली और न्यू फैमिली, मतलब पहले ओल्ड फैमिली और न्यू फैमिली के बारे में कौन किसका क्या नाम बाद में परिवर्तित किया गया। ऐसे 7 हैं जिनका नाम बदला गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्रैमिनेई की बात कर लेते हैं। ग्रैमिनेई ग्रैमिनेई इस फैमिली का जो नाम रखा गया, पोएसी। ध्यान रखिएगा, क्या नाम रखा गया? इसका नाम जो है पोएसी रखा गया। पोएसी, OACAE। ध्यान रखिएगा, फैमिली को पहचानने का सबसे एक बेस्ट तरीका है कि उसके अंत में ACEAE देखने को मिलेगा। ACAE, ठीक है। इसके बाद पालमेई की बात कर लेते हैं। पालमेई का क्या नाम था? पालमेई की बात कर लेते हैं। पालमेई का जो नया नाम था, एरिकेसिएई। एरिकेसिएई एरिकेसिएई, ठीक है, ये नाम रखा गया। इसके बाद क्रूसीफेरेई। ध्यान रखिएगा, क्रूसीफेरेई।
क्रूसीफेरेई का जो नाम रखा गया, ये इनका नाम रखा गया था ब्रेसिका सेसिएई, ब्रेसिका एसीएई, ठीक है, ब्रेसिका एसीएई। और उसके बाद गल्टी फेरेई, ध्यान रखिएगा, गल्टी फेरेई, गल्टी फिरेई, गल्टी फ्रेई की अगर हम बात करें तो गल्टी फ्रेई को क्लूसीसिएई कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लूसीएसिएई कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद लेगुमिनेसी फैमिली को क्या कहते हैं? लेगुमिनेसिएई, मिनेसिएई फैमिली को क्या कहते हैं? फैबेसिएई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैबेसिएई कहा जाता है। और इसके बाद छठवें नंबर पे जो आता है लेबिटेई, ध्यान रखिएगा, लेबिटेई, लेबिटेई, लेबिटेई से जो पूछा जाता है इन लैमिनी लेमी लेमी लेबिटेई का लेमिनेसिएई, लेमिनेसिएई, ठीक है, लेमिनेसिएई रखा गया। और अम्बलीफेरेई, ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट था अम्बलीफेरेई, अम्बलीफेरेई का जो नाम रखा गया, इस अम्बलीफेरेई का नाम एपीएसीएई था। क्या था? एपीएसीएई था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और इनके जो नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ग्रेमिनेई फैमिली को क्या कहते हैं? पोएसिएई। क्या कहते हैं? पोएसिएई कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? पोएसिएई कहते हैं। और पाल्मेई को एरिकेसिएई कहा जाता है। क्या कहते हैं? एरिकेसिएई कहा जाता है। और क्रूसीफेरेई को ब्रेसिका सेसिएई, ब्रेसिका सेसिएई कहते हैं। और गल्टी फेरेई को क्लूसेसिएई कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद लेगुमिनेसी को फैबेसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लेबिटेई को लेमिनेई, लेमिनेसिएई के नाम से जानते हैं। अम्बलीफेरेई को एपीएसीई के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपकी भारत का कोई भी बच्चा कहीं से एग्ज़ाम दे रहा है तो मान के चलिएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आने ही हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है सिस्टमैटिक किसे कहते हैं? क्या? सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक्स किसे कहते हैं? सिस्टमैटिक्स की अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक में होता है क्या है? द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रिलेशनशिप, आइडेंटिफिकेशन एंड रिलेशनशिप कॉल्ड सिस्टमैटिक। क्या कहते हैं? कॉल्ड सिस्टमैटिक कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सबसे खास बात एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस टर्म का प्रयोग, इस टर्म का जो प्रयोग है कौन किया था? कैरोलस लीनियस ने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था, सी लीनियस ने किया है। कब किया था? 1707 से लेके 1778 तक, इसके बीच में इन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया था, ठीक है। तो ये टर्म सिस्टमैटिक जो टर्म है कैरोलस लीनियस ने किया था, इसको आपको ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे टर्म हैं। अच्छा, थोड़ा सा डिफिनीशन पे चलते हैं, डिफिनीशन में चलते हैं। डिफिनीशन का मतलब क्या है? जब भी किसी स्पीशीज़ को हम आप आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं, पहचान करते हैं कैसे? जब हम उसको डायरेक्टली विजिबल कर पाते हैं, देख पाते हैं, तब ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, परिचित करते हैं। और परिचय करने के बाद जब उस स्पीशीज का किसी से संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशनशिप स्थापित करते हैं, तो ऐसे के लिए क्या किया जाता है?
सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये टर्म कौन दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके जरूर बनते हैं। और ध्यान रखिएगा, और कुछ स्पेशल ब्रांचेस की बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर। मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। एक टर्म पूछा जाता है, एक टर्म ये पूछा जाता है कि सर ये बताइए साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? साइटो का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। जहाँ पे साइटोलॉजिकल स्टडी किया जाए, जहाँ पे क्या किया जाए? साइटोलॉजिकल स्टडी किया जाए, साइटोलॉजिकल स्टडी किया जाए, इसके लिए किसका शब्द का प्रयोग किया गया? साइटोटैक्सोनॉमी का। दूसरा जो टर्म है याद रखिएगा, जो दूसरा टर्म है कैरियोटैक्सोनॉमी। क्या? कैरियोटैक्सोनॉमी, कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियोटैक्सोनॉमी की सबसे खास बात ये थी कि कैरियो का मतलब क्या होता है? 2 चीज़ें निकल कर आती हैं। एक आपका न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के साथ साथ क्या होता है? क्रोमोसोम भी देखने को मिलता है। इनकी स्टडी क्या कहते हैं? कैरियोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। तीसरा जो पॉइंट है याद रखिएगा, तीसरा जो पॉइंट है बायोकेमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोकेमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोकेमिकल। बायोकेमिकल में क्या होता है कि बायोलॉजी से संबंधित जितने भी केमिकल होते हैं उनके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोकेमिकल स्टडी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देख लीजिएगा, अगला जो पॉइंट है कीमोटैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? कीमोटैक्सोनॉमी। क्या? कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है? कीमोटैक्सोनॉमी में कुछ स्पेशल प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं। स्पेशल केमिकल आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चौथे के बाद जो 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट आपको याद रखना है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या इसी को फेनेटिक क्लासी टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। यह स्टैटिक मेथड पर होता है। किसमें पर? स्टैटिक मेथड पर ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल की बात कर लेते हैं। एक और है, लास्ट है ये एक्सपेरिमेंटल। ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंटल जो टैक्सोनॉमी है यह रिप्रेजेंट करता है कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिकल इंटर रिलेशनशिप, ये आपको याद रखना है। एंड रोल ऑफ environment in their formation, ये आपको याद रखना है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना है जो आपके लिए नुकसानदेह। इसमें आपको याद क्या रखना है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आपको फेनेटिक टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया
है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा स्टार बनाकर। नोट में स्टार करके क्या लिख लेना है कि एक और टैक्सोनॉमी है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को और भी किस नाम से जानते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को और किस नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को एडेनसोनियन टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, एडेनसोनियन टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडेनसोनियन टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो डिस्कवरी की गया था एडनसन ने किया था। कौन किया था? एडनसन ने किया था। कब? 1963 में। ये डेट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या होता है, और इस स्पेसिमेन के बारे में जब हम आप पढ़ते हैं तो स्पेसिमेन एक तरीके का सैंपल होता है। क्या होता है? सैंपल होता है, या एक नमूना जिसे कह सकते हैं। ठीक है, और यह नमूना हर जगह से, जैसे कि ब्लड स्पेसिमेन, प्लांट का स्पेसिमेन, आप अगर बायोलॉजी के लैब में देखेंगे, बायोलॉजी के लैब में ढेर सारे जो है वर्टिब्रेट को नॉन वर्टिब्रेट को रखा गया है। ठीक है, जैसे कोई भी फाइलम हो, फाइलम पोरीफेरा सेलेंटेटा की अगर बात करें तो हाइड्रा आपको देखने को मिलता है, पोरीफेरा देखने को मिलता है। वो क्या है? एक तरीके के स्पेसिमेन है। और यह स्पेसिमेन का किस टाइप के हो सकते हैं, आइए देखते हैं इनके टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं? ये कितने हैं? ये कुल लगभग 6 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। इन सभी के बारे में हम आपको देखते हैं। सबसे पहले जो आता है आपका होलो टाइप आता है। क्या आता है? होलो टाइप आता है, होलो टाइप। दूसरा जो है क्या है? दूसरा जो है आपका आइसो टाइप होता है, आइसो टाइप होता है, आइसो टाइप होता है। जबकि तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा जो है सिन टाइप होता है। क्या होता है? सिन टाइप नेचर का पाया जाता है। और चौथा चौथा जो है पैरा टाइप होता है। क्या होता है? पैरा टाइप होता है, पैरा टाइप नेचर का होगा। और पांचवें की अगर हम बात करें तो पांचवा जो है लेक्टो टाइप होता है। क्या होता है? लेक्टो टाइप नेचर का देखने को मिलता है। और छठवां जो है न्यू टाइप। कैसा? न्यू टाइप, न्यू टाइप आप कह सकते हैं। ठीक है, अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इनका स्पेशलाइजेशन क्या है। होलो टाइप का मतलब क्या होता है? यह एक प्रकार का एक्चुअल स्पेसिमेन होता है। क्या होता है? एक्चुअल स्पेसिमेन पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? होलो टाइप कहते हैं। आइसो टाइप क्या होता है? होलो का ही ये डुप्लीकेट होता है। क्या होता है? यह डुप्लीकेट, एक एक शब्द में बता रहे हैं। और इसका जब आप नोट्स पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? वहाँ पे आपको डिफिनीशन रटने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे एक एक शब्द में हम आपको डिटेल में बता दे रहे हैं। ठीक है, डुप्लीकेट सिन का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब है जो नया हो। क्या हो? नया हो। ध्यान रखिएगा, सिन का मतलब क्या होता है? जो नया स्पेसिमेन हो, न्यू स्पेसिमेन हो, न्यू स्पेसिमेन हो। क्या हो? न्यू स्पेसिमेन हो। यह ठीक होलो के एकदम सिमिलर ही देखने को मिलता है। पैराटाइप क्या होता है? पैराटाइप भी एक तरीके का स्पेसिमेन है जो होलो को छोड़ करके किया जाता है। किसको किया जाता है? होलो को छोड़ करके जो स्पेसिमेन का प्रयोग करते हैं उसे हम पैराटाइप कहते हैं। लेक्टोटाइप क्या होता है? ध्यान रखिएगा, होलो टाइप जब नष्ट हो जाता है, जब होलो टाइप आपका पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि यह डिस्ट्रॉय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब जो नया नमूना है उस नए नमूने को हम क्या कहते हैं? लेक्टोटाइप कहा जाता है। क्या कहते हैं? लेक्टोटाइप कहते हैं। न्यू टाइप की अगर हम बात करें तो न्यू टाइप में होता क्या है कि यह तब होता है जब होलो टाइप पूरी तरीके से, जब होलो टाइप पूरी तरीके से क्या हो? जब होलो टाइप पूरी तरीके से
होलोटाइप जब पूरी तरीके से होलोटाइप जब पूरी तरीके से मिसिंग हो जाए, होलोटाइप जब पूरी तरीके से मिसिंग हो जाए, मिस कर जाए, और जब मिसिंग कंडीशन में होगा तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के स्पेसिमेन को क्या कहते हैं, न्यू टाइप स्पेसिमेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और आज जो है हम लोग यहीं पे चर्चा समाप्त करेंगे, और कल कल ध्यान रखिएगा, कल हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त